उससे पूछा था कि एक स्टेटमेंट दिया था जो एक किसी चीफ मिनिस्टर ने 5 साल पहले बोला था कि मर्द अगर मर्द से शादी करेंगे तो बच्चे कौन सा प्लेटफॉर्म देता है। जी तो इसलिए आपका मैम जैसे कि अगर सिलेक्शन नहीं होता फिर आप मतलब क्या प्लान था आगे का? मैंने एक्चुअली इस प्रिपरेशन के दौरान रियलाइज़ किया कि मुझे पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट है। जी तो मैं पब्लिक पॉलिसी के कुछ कोर्सेज़ भी देख रही थी जहाँ से मैं पब्लिक पॉलिसी पढ़ सकती हूँ, और मैंने बाहर भी अप्लाई किया था। तो मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी ऑफ़र आया था, पर उस टाइम मैं मेंस लिख रही थी तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। या साइंस एंड टेक हो गया, तो ये ऐसे टॉपिक है जहाँ पे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो वो थोड़ा आपके लिए एजुकेशनल भी हो जाता है, बोरिंग भी नहीं होता है उतना। जी और ये मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए भी करती थी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी ऐसा है जो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैं हिस्ट्री वगैरह के लिए भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देख लेती थी। वेलकम टू माय अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ प्रेरणा सिंह मैम है। मैम का सिलेक्शन फाइनल रूप से हो चुका है। वाला है कि मैम ने कैसे कैसे तैयारी किया, कौन सी किताबें पढ़े, सब कुछ के बारे में। तो आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा लग रहा है इस वक्त मैम आपको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद? डेफिनेटली अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ रिलीफ भी होती है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो तो एक पीडीएफ में नाम आ जाता है। एक सेंस ऑफ रिलीफ है, ग्रैटिट्यूड है, खुशी है। जी, जब आपका नाम पीडीएफ में आया तो सबसे पहले आपने किसे बताया? मैंने अपनी माँ को बताया था, उनको कॉल किया। मैं दिल्ली में ही थी तो उनको कॉल किया, उनको बताया कि रिज़ल्ट आ गया है, मेरा नाम है उसमें। जी, तो कैसी थी वो फीलिंग? काफ़ी अच्छी थी। मैं बहुत डरी हुई थी रिज़ल्ट से पहले जी। कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो एक वही, जैसे मैंने कहा, एक सेंस ऑफ रिलीफ होती है। जी, आप जी। अपने घर वालों को बताते हो कि हाँ फाइनली हो गया, जिसके लिए इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। तो हाँ, अच्छा लगा था। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आप शुरुआत से बताओ कि शुरुआत से आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ाई लिखाई किया? मैं रांची से हूँ, तो मेरी जी। 12th डीपीएस रांची से हुई है। जी उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी, तो जी। मैंने मिरांडा हाउस से सोशियोलॉजी पढ़ा है ग्रेजुएशन, एंड जामिया मिलिया इस्लामिया से फिर मैंने मास्टर्स किया है सोशल वर्क में। और उसके बाद मैंने वेदांता के साथ नौकरी की है एज एचआर फॉर 1 ईयर। वो जॉब छोड़ के फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। जी, जैसे कि आप पहले से प्लान बी आपका था और फिर से प्लान ए में आप, इसके बारे में बताओ कुछ। मैं प्लान बी तो नहीं कहूँगी, बट डेफिनेटली ये था कि मेरा एक इंक्लिनेशन था सोशल सेक्टर की तरफ, तो इसलिए सोशियोलॉजी और सोशल वर्क पढ़ा। फिर सीएसआर में काम करना चाहती थी, एचआर की नौकरी लगी तो वो किया। तो कहीं ना कहीं एक सोशल सेक्टर में इंक्लिनेशन था, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिस्टमैटिक तरीके से सोशल वर्क या सोशल सेक्टर में काम करने के लिए एक बड़ा सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म देता है। जी, तो इसलिए आपका मैम जैसे कि अगर सिलेक्शन नहीं होता फिर आप मतलब क्या प्लान था आगे का? मैंने एक्चुअली इस प्रिपरेशन के दौरान रियलाइज़ किया कि मुझे पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट है। जी तो मैं पब्लिक पॉलिसी के कुछ कोर्सेज़ भी देख रही थी जहाँ से मैं पब्लिक पॉलिसी पढ़ सकती हूँ, और मैंने बाहर भी अप्लाई किया था। तो मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी ऑफ़र आया था, पर उस टाइम मैं मेंस लिख रही थी तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। बट हाँ, मैं कहीं ना कहीं फिर पब्लिक पॉलिसी सेक्टर में ही जाती। ओके, पूरे दिन का मैम आपका टाइम टेबल क्या रहता था? जैसे दिन की शुरुआत आप कैसे कैसे करती थी? देखिए, मेरा एक टाइम टेबल था जो 7-8 घंटे का था कि 7-8 घंटे पढ़ाई करनी है। तो सुबह उठ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसमें मुझे 45 मिनट्स 1 घंटे लगते थे। फिर जैसा कि प्री या मेंस का टाइम है तो उस हिसाब से मेरे टाइम टेबल होता था कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाया, या उस टाइम पे मैंने एक टेस्ट लगाया। तो मैं यूजुअली जो यूपीएससी का एग्ज़ाम टाइम होता है उसी टाइम पे टेस्ट लगाती थी। जी 9 to 11 अपने घर में ही बैठ के टेस्ट लगाती थी। फिर उस टेस्ट की एनालिसिस करना होता था कि कहाँ गलती हो गई, क्या नहीं आता है, क्या नया सीखा है। ये करते करते लंच टाइम हो जाता था। लंच टाइम के बाद फिर मैं एक सब्जेक्ट उठाती थी, उसको 3 घंटे पढ़ती थी। हाँ, वो पढ़ने के बाद ऐसे 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया, शाम में थोड़ा वॉक पे चली गई, फिर वापस आई तो उस दिन का करंट अफेयर्स, जो भी एक पर्टिकुलर मैं कोचिंग को फॉलो कर रही हूँ तो उसकी वेबसाइट से करंट अफेयर्स पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैं रात में एक और सब्जेक्ट उठाती थी, वो 1-1.5 घंटे पढ़ती थी। तो ऐसे ही। मैम पीवाईक्यू का क्या रहता है? कुछ फ़ायदा रहता है यूपीएससी में या नहीं? बहुत फ़ायदा होता है। जैसे बताओ आप कुछ। पीवाईक्यूज़ तो जैसे आपको गाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो और कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी का पीवाईक्यूज़ स्पेशली हमने प्री में देखा है कि रिपीट हो जा रहा है, सेम के सेम वर्डिंग के साथ रिपीट हो जाता है। तो अगर ऐसे ही आपने क्वेश्चन देखा जो आपको आंसर तुरंत पता है, आप अपने 10-15 सेकेंड्स बचा ले रहे हैं, और एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तो पीवाईक्यूज़ पहली चीज़ कि क्या आप नहीं पढ़ना है ये पता चलता है। कैसे पढ़ना है, अगर आप एक टॉपिक भी देख रहे हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक पीवाईक्यूज़ को तो आपको अपने मतलब हमेशा अपने टेबल पे रखना है, उसको बार बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार नहीं, रिपीटेडली पढ़ना है उसको। जी मैम, आपने आंसर राइटिंग वगैरह की शुरुआत कब से किया था?
मैंने देखिए एक बार जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो जी। मैंने आंसर्स लिखना शुरू कर दिया था। और मैं बता दूं कि पहला आंसर तो मैंने बहुत ही बुरा लिखा था जी। लेकिन आंसर राइटिंग का यही है कि आप बुरे आंसर्स लिखिए। पहली बार आपने खुद से लिखी थी या मतलब कैसे? खुद से लिखी थी और किसी से चेक करवाई थी जी। और बहुत बुरा लिखा था। लेकिन यही है कि आप जब शुरू करेंगे आप बहुत बुरे आंसर्स लिखेंगे, बट जी। आंसर राइटिंग का यही होता है कि बुरे आंसर्स लिखिए ताकि धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सके और अच्छे आंसर्स लिखें। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, बुरे आंसर से शुरुआत कीजिए और डेफिनेटली आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको फीडबैक मिलेगा, आप उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग डेफिनेटली इम्प्रूव ही हो जाएगा। जैसे कि मैम जब आप पढ़ाई करने बैठती थी तो जब मन नहीं लगता था पढ़ने में तो क्या करती थी उस टाइम पे? देखिए ये तो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी गाने सुन लेती थी, जी। कभी कोई मूवी देख ली, जी। कभी किसी फ्रेंड को कॉल कर लिया, कभी अगर बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं करता था स्पेशली लंच के जस्ट बाद तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट हो गया या साइंस एंड टेक हो गया, तो ये ऐसे टॉपिक है जहाँ पे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो जी। वो थोड़ा आपके लिए एजुकेशनल भी हो जाता है, बोरिंग भी नहीं होता है उतना। जी। और ये मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए भी करती थी क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी ऐसा है जो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं हिस्ट्री वगैरह के लिए भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देख लेती थी। ओके मैम, इंटरव्यू आपका किस दिन था और वहाँ पर क्या सब क्वेश्चन पूछा गया? मेरा इंटरव्यू 7 मार्च को था जी। और मेरे जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली मेरे डैफ से थे और ओपिनियन बेस्ड थे। जी। तो ओपिनियन की जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि एनिमल मूवी है उसको जी। सोशियोलॉजिकली एनालाइज कीजिए, आपको क्या लगता है। उसके बाद दिल्ली में घेटाइजेशन कहाँ कहाँ पे आपको लगता है होता है, ये पूछा था मुझसे। फिर मुझसे पूछा था कि एक स्टेटमेंट दिया था जो एक किसी चीफ मिनिस्टर ने 5 साल पहले बोला था कि मर्द अगर मर्द से शादी करेंगे तो बच्चे कौन पैदा करेगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको सोशियोलॉजिकली एनालाइज कीजिए, तो मेरे ऑप्शनल से भी काफ़ी जैसे कि रिलेटेड था। आर्टिकल 377 अब मतलब ये लीगल हो गया शायद। लीगल, हाँ, तो मतलब उसी पे उन्होंने 5 साल पुराना एक स्टेटमेंट दिया था, तो जी। उन्होंने ये लीगल एज एन डीक्रिमिनलाइज हुआ है, बट सेम सेक्स मैरिज को अभी तक हमने लीगल नहीं किया इंडिया में। ओके ओके। तो इस टॉपिक पे भी मुझसे कुछ कुछ सवाल पूछे गए थे। झारखंड से रिलेटेड कुछ सवाल थे, वुमेन रिलेटेड सवाल थे, तो एक काफ़ी मिला जुला सा था, डैफ बेस्ड था, ओपिनियन बेस्ड था। ओके मैम, क्या लगता है आपको यूपीएससी के साथ साथ मतलब स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए मैंने तो नहीं किया, जी। लेकिन ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो करते हैं और एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी है ये। बट इसमें यही है कि आप जो भी स्टेट की तैयारी करेंगे वो स्टेट स्पेसिफिक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसको आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ अलाइन कर लीजिए क्योंकि जो जीएस का पोर्शन होता है वो सिमिलर होता है, तो वो दोनों का आप एकदम आराम से कवर कर सकते हो और थोड़ा सा टाइम आप स्टेट स्पेसिफिक जो भी आपकी पोर्शंस है उसको दे दीजिए। तो ये बहुत लोग करते हैं और मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैंने नहीं किया बट मैंने बहुत लोगों को देखा ये करते हुए। जी। कोचिंग का मैम क्या रहता है, कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? ये तो अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। कोचिंग से ये होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है, एक रूटीन बन जाती है कि क्लासेस जाके करनी है, कुछ डाउट है तो क्लियर कर लिया। बट एट द एंड मेरे हिसाब से आपका जो हार्डवर्क होता है और जो आपकी सेल्फ स्टडी है वो तो करनी ही है। उसके अलावा आप कोचिंग को एज अ गाइडेंस, एज अ डायरेक्शन के लिए देख सकते हैं। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोचिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये नहीं है कि सिर्फ कोचिंग में इनरोल हो गए तो अब बन गए, ये नहीं है। शॉर्ट्स नोट्स वगैरह आपने बनाया था या नहीं? हाँ, मैं अपने नोट्स बनाती थी, स्पेशली प्री और मेंस के बीच में मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे। हर एक टॉपिक पे ऐसे 2-2 पेज के नोट्स बनाए थे। जी। अपनी बुक लिस्ट आप बता दो एक बार लास्ट में कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। देखिए मेरी बुक लिस्ट बिल्कुल भी अलग नहीं है। मैंने वही बुक पढ़ी है जो आपको नेट पे मिलेगी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े थे, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ा है, फिर एंशिएंट मेडिवियल के लिए मैंने वही एनसीईआरटीज़ पढ़ी है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ और जीसी लियोंग के कुछ चैप्टर्स देख लिए थे। तो ये सारी जो बुक लिस्ट है वो आप एकदम गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी और मैंने भी वही पढ़ा है, इसी को मैंने बार बार पढ़ा है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आपको एक ही बुक पढ़नी है एक सब्जेक्ट के लिए, बट उसको बार बार पढ़िए। जी। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया। क्लियर का हुआ?